नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं कमांडर चक्रपाणी अचैक्स आप सबका स्वागत करता हूं डिकोडिंग 24/7 द वर्ल्ड दिस वीक के नए अंश में। हमेशा की तरह मेरे साथ हैं मेजर जनरल कार्की। जनरल कार्की, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Jax. Looking forward to a lively interaction. एब्सोल्युटली, और लाइवली टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूक्रेन के साथ। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपने पीस प्राइस के क्या है ना, उसमें लगे हुए हैं, बिल्कुल चिपके हुए हैं। और यूक्रेन पीस प्लान के जरा से बात करेंगे। फिर बात करेंगे पुतिन की जो विजिट होने वाली है भारत के, उसके ऊपर। फिर हम बात करेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश में बहुत कुछ हो रहा है और काफी हद तक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम दृष्टि डालेंगे मिडिल ईस्ट के ऊपर, पर्शियन गल्फ के एरिया में, जहां पे मोहम्मद बिन सलमान की अभी अभी एक विजिट हुई है अमेरिका में, और वहां से क्या नतीजे निकल रहे हैं। और मोदी जी G20 पहुंचे हैं साउथ अफ्रीका, वहां क्या हो रहा है। और अंत में बात करेंगे तेजस के ऊपर। जो तेजस का क्रैश हुआ है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, क्या ये नॉर्मल था, क्या ये साजिश थी, इसके ऊपर हम विशेष कर चर्चा करेंगे। और श्रोताओं, आपको सब रिक्वेस्ट करता हूं कि अंत तक बने रहें। क्यों? क्योंकि जनरल कार्की और हम मिलके आपको नए इंसाइट्स देंगे, नई नई चीजें बताएंगे, ऐसे दृष्टिकोण देंगे जो शायद आपको किसी और जगह से ना मिले। चलिए शुरुआत करते हैं यूक्रेन से। जनरल कार्की, सडनली एक तहलका मचता है और प्रेसिडेंट जेलेंस्की का एक संबोधन होता है उन्हीं के देशवासियों को, और वो ये कहते हैं कि यूक्रेन अब एक दुविधा में पड़ा है। या तो वो अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोए, या वो अपने सबसे बड़े, सबसे बेहतरीन एलाई को खोए। क्या देखते हैं आप इसमें, क्या हो रहा है नया? देखिए, जैसे ग्राउंड की सिचुएशन है, हम जब पिछली बार बात की थी और उसके पिछली बार की थी, हर बार जब हम बात कर रहे हैं यूक्रेन और टेरिटरी लूज करे जा रहा है। उसके पास एक भी ऑफेंसिव या सक्सेस दिखाने को नहीं है। इसलिए अगर उसने अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना है तो उसको एक डिसीजन लेना है। और अभी रशिया जो है, उसको ना सैंक्शन का फर्क पड़ा है, ना किसी और चीज का फर्क पड़ा, बल्कि उसके अटैक्स और ज्यादा वायलेंट और एग्रेसिव होने हैं और उसके सक्सेस भी उसको अच्छी मिलने लग गई है। तो अभी वो सिटी बाय सिटी वो लूज करे जा रहा है। तो ऐसी हालत में ट्रम्प को भी एक मौका मिल रहा है कि मैं एक और प्रेशर मार के इसको अनाउंस कर दूं। और रशिया के साथ ट्रम्प ने डायरेक्टली बात की है, क्योंकि उसको पता है कि मैं कुछ भी कर लूंगा, रशिया की पूंछ मैं नहीं मोड़ सकता हूं। अगर मैं किसी की मोड़ सकता हूँ वो जेलेंस्की की। और लड़ाई के बाद भी मेरे को अगर कहीं से रिकंस्ट्रक्शन का पैसा चाहिए और रेयर अर्थ चाहिए, बाकी इन्फ्लुएंस चाहिए, वो मेरे को यूक्रेन से मिलेगा, रशिया से मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने ये संधि जैसी एक कराने का ड्राफ्ट बनाया, 28 पॉइंट का जो ये एक उन्होंने पीस ऑफर रखा है। और उसमें मेनली अगर आप देखें तो टेरिटरी की बात होती है, मिलिट्री प्रेजेंस की बात होती है और पैसे की बात होती है। तो पहली बात टेरिटरी में उन्होंने बोल दिया, जो रशिया ने मांगा है वो 4 जो उसके प्रोविंसेस हैं जहां पे उसने प्रोग्रेस की है, करंट लाइन पे सीज फायर होगी। और बाकी जो क्लेम लाइन है रशिया की, वो बफर जोन होगा, लेकिन कंट्रोल बाय रशिया होगा। और 2 जगह रशिया को छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा इलाका क्रीमिया रशिया के पास ही रहेगा। रह और जाएगा, जहां पर और जो प्रॉमिस की है, जो रेड लाइन थी रशिया की, वो मान ली गई है कि नेटो उसमें नहीं आएगा। लेकिन नेटो के जो पोलैंड वोलैंड में जो है, वहां से रक्षा पद्धति बनी रहेगी। लेकिन ये कभी नेटो में यूक्रेन नहीं आएगा। ईयू में वो आ सकता है। उसको अपनी फौज भी कम करनी पड़ेगी यूक्रेन को, वो भी उसको मानना पड़ेगा। और एक दो चीजें और है, जहां तक कि पैसे का सवाल है और फोर्सेस का सवाल है, तो रशिया को बताया गया है कि जो उनका पैसा फ्रीज किया गया था, जो वेस्ट में पड़ा हुआ है, $300 बिलियन का, उसमें से 100 बिलियन जो है वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए करेंगे, जो रिकंस्ट्रक्शन अमेरिका करेगा। और उसके अलावा जो 200 है उसका जो कुछ मिलजुल के वो काम कर लेंगे। तो ये सारी चीजें जब अगर हम देख रहे हैं, और इसके बाद जो जेलेंस्की आज तक जो बिल्कुल अड़े हुए थे कि राष्ट्रीय संप्रभुता, यूक्रेन की इज्जत, और ये और मिल के आ रहा था, हर जैसे कि ट्रम्प खुद भी कहते हैं, हर महीने हजारों सैनिक मारे जा रहे थे। तो अब उन्होंने बता दिया है कि भैया, या तो मैं ये मान लेता हूं
मैं या तो यूक्रेन की अकड़ में रहता हूं या फिर मैं अमेरिका से भी हाथ धो देता हूं, क्योंकि यूरोप के पास तो कुछ है नहीं शब्दों के अलावा। पैसा और हथियार अमेरिका से ही आ रहे थे, और लड़ाई के बाद भी अगर रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है तो अमेरिका की समझ से ही होगा, उसकी मदद से ही होगा, चाहे उसमें अमेरिका का फायदा हो। तो उसने सरेआम सिंपल शब्दों में बता दिया है कि ये दो मेरे पास ऑप्शन है, पहले में हमने मरना है, दूसरे में हमें बचना है। तो उसने सरेंडर को एक मीठी गोली के अंदर जनता को बता दिया है कि अब हम सरेंडर करेंगे, और जो संधि आ रही है उसपे संधि पे हमें कोई चॉइस नहीं है अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं जनरल कार्की। देखिए क्या ज्यादा तरीका अपनाया है दोनों, ट्रंप ने और पुतिन ने। पुतिन के लिए तो पांचों उंगलियां घी में है, और सर कढ़ाई है ट्रंप की। उंगलियां घी में कैसे है पुतिन की? जो जो चीजें पुतिन को चाहिए थी, चाहे वो टेरिटरी थी, डॉनबास, लुहांस्क, ये तो डॉनबास का 90% तो वो कवर कर ही रहे हैं। नीपर नदी के ऊपर आपको याद होगा हमने बात की थी कि नीपर नदी ही एक तरह से डी फैक्टो बॉर्डर बन जाएगा, जैसे हमारा एलओसी है या एलएसी है उस तरह का हो जाएगा। और आप ये मान लेंगे कि ये बॉर्डर बन रहा है, रशियन लैंग्वेज को रिकग्निशन मिल जाएगी जो वो चाहते थे। क्राइमिया रशिया कभी छोड़ने वाला नहीं था और ना ही कभी छोड़ेगा। क्राइमिया वैसे भी रशिया का हिस्सा था, जो प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए यूक्रेन को दिया गया था। स्टालिन ने दिया था एक टाइम पे, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन वो वापस रशिया के पास ही रहेगा। रशिया को क्या मिलता है? रशिया को एक मिल जाता है पूरी तरह से विजय। दूसरी चीज रशिया को मिलती है एक तरीके रिकग्निशन, और उसके पैसे 200 बिलियन डॉलर्स की आपने बात की थी, बिल्कुल वो उसको वापस मिल रहे हैं। तीसरा, रशिया को एक मिलता है एक तरीके से चाइना के लिए एक विकल्प, क्योंकि रशिया और चाइना की जो दोस्ती है, जो संधियां हुई हैं, ये बेसिकली कन्वीनियंस के ज्यादा है, उनके आपस में इतने ज्यादा मेल नहीं खाते विचार। जैसे कि चाइना ने व्लादिवोस्टोक को क्लेम कर रखा है, चाइना जो रशिया में काफी चीजें क्लेम कर रहा है, वहां पे भी डेमोग्राफिक प्रोफाइल बदलने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना, रशिया जो है, चाइना से ये भी समझता है कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा, इसलिए S-400 चाइना को नहीं दिया है, S-300 ही दिया है। उसने टॉप ऑफ द लाइन फाइटर्स भी नहीं दिए, सिर्फ इसी वजह से। तो रशिया को तो अपनी जगह मिल गई। अमेरिका, अमेरिका ने पहले से ही जो फर्टाइल लैंड है यूक्रेन की, वो कार्लाइल, मॉन्सेंटो, इन सब ने खरीद रखी है। रिकंस्ट्रक्शन में $100 बिलियन का इस्तेमाल होगा, मतलब अमेरिका को पैसा। जो भी हथियार नेटो खरीदेगा, मतलब अमेरिका को पैसा। हर तरीके से देखिए फायदा तो अमेरिका को ही हो रहा है। और इसमें हिंदुस्तान का क्या रोल होगा, क्या आप देखते हैं इसमें? ये जो संधि है, अगर ये हो जाती है, यूक्रेन वॉर खत्म हो जाती है, तो इंडिया को तो फायदा ही फायदा है। पहली बात, मुझे पता है हमारी कई कंपनियां हैं जो डीमाइनिंग वगैरह के लिए पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठी हुई है। हमें भी वहां रिकंस्ट्रक्शन में एक बड़ा हिस्सा मिलेगा, और उसमें हमें सपोर्ट मिलेगा, दोनों अमेरिका का भी और वो, क्योंकि कई टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो हमारे पास ही है। दूसरा, जो 50% एडिशनल टैरिफ लगा रखा है रशियन ऑयल खरीदने के लिए, क्योंकि वो यूक्रेन पे हमला कर रहा है, वो उसके लिए अब अमेरिका के पास कोई रीजन नहीं रहेगा, और हमारे टैरिफ नीचे आएंगे, हमारे एक्सपोर्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। तो जनरल कार्की, इसी से मिला हुआ एक सब्जेक्ट आ जाता है, वहां आगे बढ़ते हैं, वो है पुतिन और पुतिन की भारत की यात्रा। पुतिन आ रहे हैं भारत, इसके लिए बहुत जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं, यहां तक कि ऐसी तैयारियां हो रही हैं, ऐसे मीटिंग्स हो रहे हैं, चाहे वो अजीत डोभाल के साथ हो, चाहे वो जयशंकर जी हैं जो लैवरोव के साथ बात की, या फिर जाके पुतिन से भी बात कर ली। और पूरी की पूरी तैयारी है, पूरी भूमिकाएं बन रही हैं कि क्या क्या होने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि अमेरिका के ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका, ये पूरे के पूरे जो भी होगा। एक तरफ देखिए अमेरिका के साथ ट्रेड टॉक्स चल रही हैं, काफी हद तक हमने भी कुछ कंसेशंस दिए हैं, अमेरिका भी कुछ कंसेशंस की बात कर रहा है। इस विजिट का अमेरिका के ऊपर क्या असर पड़ेगा, हिंदुस्तान के ऊपर क्या पड़ेगा, आप कैसा देखते हैं इसको? देखिए, ये अगर मैं बोलूं कि आजकल के काल में एक ये बहुत ही पाथ ब्रेकिंग विजिट होगा, क्योंकि ये जो पूरी दुनिया की जो स्ट्रक्चर है, जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चरिंग है, उसमें दो देश, रशिया और इंडिया,
वेस्टर्न ब्लॉक को छोड़ के उनकी थ्रेट्स के बावजूद, क्योंकि आज की तारीख में अभी भी यूक्रेन वॉर चल रही है और उसमें इंडिया इंडिया रशिया और अमेरिका के बीच में तनातनी है। और ये तो अब प्लान आया है जेलेंस्की वाला, लेकिन अगर आप वैसे देख लें, ये जब पूरी प्लानिंग हुई है, ये तब हुई है जब हमें अभी भी 50% सैंक्शन जो अमेरिका का था इंडिया के ऊपर ऑयल इंपोर्ट पे था। तो इस ऐसे माहौल में ये इंडिया ने समझ लिया था और हमने स्टेट भी कर दिया कि हमें हर चीज को डाइवर्सिफाई करना है, इंपोर्ट्स भी और एक्सपोर्ट्स भी। और रशिया हमारा पुराने वक्त से जो है था हमारा एक साथ रहा था। बीच में थोड़ा सा ट्रेड और रिलेशनशिप कम हो गए थे क्योंकि हम वेस्ट की तरफ अपने को रीबैलेंस कर रहे थे। लेकिन वक्त ने बता दिया है और इन हालातों ने बता दिया, बड़े अच्छे टाइम पे यूक्रेन वॉर हुआ है, सबके जो थे मखोटे हट गए हैं और हमें अब ऐसे मौके पे पता लग गया कौन हमारा असली हितैषी है, कौन हमारे साथ रहेगा और कौन जो है वो सिर्फ ट्रांजैक्शनल है, जो सिर्फ लेन देन में जब तक हमारे से चल रही है तब तक बनेगा और बाकी टाइम पे हमें डंप कर देगा। जिस प्रकार से पाकिस्तान को उसने अपना प्रिय बना लिया है ट्रंप ने, सिर्फ हिंदुस्तान को चिढ़ाने के लिए या उसको करने के लिए, जैसे उसने हम पे सैंक्शन लगाए, हम उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और क्या क्या वो हरकतें करते जा रहे हैं। अमेरिका ने चाहे ये ना किया हो, डीप स्टेट का ये काम है और ट्रंप को उसने साथ ले लिया है। हमारा स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो हमारे साथ थोड़ी बहुत ये फॉरेन अफेयर्स वगैरह में कर रहा है, ट्रेड में कर रहा है, पर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ, पेंटागन के साथ हमारे बिल्कुल स्टेडी चल रहे हैं। तो ये हमारी अमेरिका के साथ है और ऐसा ही चलेगा। जैसे पहले भी बोला था 3.5 साल, अब 3 साल और हमें रुकना है ये ट्रंप के जो कार्यकाल है। और जिस हिसाब से उसकी रेटिंग गिर रही है, शायद वो अगले कांग्रेस के इलेक्शन के बाद वो वैसे भी काफी उसके हाथ बन जाएंगे और थिंग्स दोबारा आ जाएंगी। लेकिन हमें सीख क्या मिली है कि अमेरिका पहले की तरह अभी भी अनरिलायबल है। वो रजीम चेंज बिल्कुल कराना चाहता है हिंदुस्तान में। वो अपने फायदे के अलावा दूसरे का कुछ नहीं करता है। नैतिकता और मोरालिटी उसके शब्द में है नहीं, और हिपोक्रेसी पूरे वेस्ट ने दिखा दी है कि कैसे होती है। खुद वो तेल इंपोर्ट कर रहे थे रशिया से और हमको सब जगह बोलते थे आप क्यों कर रहे हो तेल इंपोर्ट। जहां तक रशिया और इंडिया का सवाल है, रशिया ने अभी इंडिया का जो डाइवर्सिफिकेशन है, फार्मा हो गया, बाकी एक्सपोर्ट हो गए, काफी कुछ जो हम ऑयल के एक्सचेंज में उनको अभी हम गुड्स दे सकते हैं और वो रीबैलेंसिंग अभी चल रही है। वेपन्स डिस्पाइट यूएसए के अभी हो सकता है SU-57 का डील हो जाएगा, कोई पूरा 15 बिलियन का, और भी कुछ बहुत धमाकेदार डील्स होने वाले हैं। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि एक तो विंटर आर्कटिक रूट वाला जो हमारा था व्लादिवोस्टॉक टू चेन्नई, वो जो बात करते थे वहां से हो जाएगा। बाकी हमारे वहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे और इंडिया रशिया जो है वो स्ट्रेंथन करेगा। क्यों? क्योंकि रशिया और इंडिया दोनों को चाइना से जो है थोड़ा सा अनबन बोले या फिर उस पर भरोसा नहीं है कि उसका क्या है। और रशियन पब्लिक एट लार्ज एंड इंडियन पब्लिक एट लार्ज जो एक दूसरे के लिए एफिनिटी है, अभी भी राज कपूर के गाने वहां चलते हैं, हिंदुस्तान बोल के वो लोग खेल जाते हैं। लेकिन रशिया और चाइना अगर आप देखें, वो ना तो एक दूसरे के देश में जाते हैं, ना एक दूसरे की भाषा समझते हैं, ना कल्चर समझते हैं। और उनकी बहुत पुरानी जो है वो 36 का आंकड़ा चलता ही जा रहा है। मजबूरन अमेरिका ने रशिया को चाइना की तरफ धकेला था। जैसे ही जगह मिलेगी, रशिया थोड़ा यूरोप की तरफ जाएगा और यूरोप रशिया की तरफ जाएगा। और यूरोप रशिया ने, अब इंडिया जो है एडवांस करके इस हद तक आ गया है कि 71 की लड़ाई में जहां रशिया पे हम डिपेंडेंट थे हर चीज के लिए, आज रशिया हम पे डिपेंडेंट हो सकता है। हम उससे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं और हमारे लिए रशिया जैसा एक रिलायबल पार्टनर जो चाइना के नॉर्थ में बैठा है, हम चाइना के साउथ में बैठे हैं, ये हमको भी सूट करता है। और जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका के लिए भी एनिमी एंड राइवल नंबर 1 चाइना ही है। चाहे वो करेक्ट। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन का वो बदलता रहता है, एक को रशिया लगता है ज्यादा खतरनाक, एक को चाइना। ओवरऑल असेसमेंट में चाइना ही उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है और चाइना ही उनको जो है चुनौती दे रहा है पैसिफिक के ऊपर। उनको भी एक स्टेबल इंडिया और एक इंडिया जो कि पिवट कर सके पैसिफिक, इंडो पैसिफिक के बिना पैसिफिक की जो उनकी डोमिनेशन वो सोच रहे हैं वो नहीं हो पाएगी। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये जो उनके इधर पे है, गुआम वगैरह तो उनका बेस है, लेकिन इसके बिना अमेरिका की जो साउथ एशिया एंड पैसिफिक स्ट्रेटेजी है वो नहीं चल पाएगी।
और जहां तक उसका भी सवाल है, वो इकोनॉमिकली बहुत अच्छा नहीं है। इंडिया के साथ ट्रेड अमेरिका को भी उतना ही चाहिए जितना इंडिया को अमेरिका का हाईटेक और ट्रेड चाहिए। तो अमेरिका भी इस बात से ज्यादा दुखी नहीं होगा, लेकिन हाँ, वो एक कंपटीशन देखेगा और इंडिया से संबंध सुधारेगा, इसलिए कि ये डर से कि इंडिया ज्यादा रशिया और चाइना की तरफ ना चला जाए। जो कि ब्रिक्स की मीटिंग में जो एक फोटो थी, जहां मोदी जी ने हाथ पकड़ के पुतिन साहब का 45 मिनट्स की वो जो बात हुई थी और तीनों मिलके जो हंस रहे थे, उससे जो है जो वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका खासकर एकदम हिल गया था। और वो ब्रिक्स तो था ही था, वो BRI से ज्यादा डरा हुआ है। जनरल कार्की आपने बिल्कुल सही है ना आका है इसको। देखिए एक तरह से बैलेंस है। बैलेंस कैसे हो रहा है? हमने क्या किया है, अमेरिका से कुकिंग गैस इंपोर्ट करने का वो करार कर लिया है। हमने रशिया से ऑयल इंपोर्ट कम कर दिए। हमने रशिया अमेरिका को कहा है कि ठीक है, आपको कहता है, आपको लगता है हमें कौन लेना चाहिए, हम कौन लेंगे, लेकिन सिर्फ अपने लिए जो हमें जरूरत है इथेनॉल की, उसके लिए लेंगे। ठीक है, हमने वहां से वेपन लेने शुरू कर दिए। आपको अभी याद होगा एक्सकैलिबर राउंड की बात हो रही थी, है ना, मिसाइल की बात हो रही थी आपके, ना, जैवलिन की। हालांकि जैवलिन से बेहतर मिसाइल हमारे पास है, लेकिन फिर भी हमने कितने ले रहे हैं जैवलिन? 12 लॉन्चर, 100 मिसाइल। मतलब ये एक बटालियन, एक उस लेवल तक के लिए ले रहे हैं, कोई खास नहीं है ये इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पिक्चर वाइज बहुत बड़ा है। और इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? मेरे हिसाब से बैलेंस करेंगे Su-30, Su-57 के साथ। मेरे ख्याल से बैलेंस होगा 3 एडिशनल रेजिमेंट्स S-400 के साथ। मेरे ख्याल से बैलेंस होगा एक, ये मेरा अपना विचार है। देखिए उधर यूक्रेन में अगर लड़ाई रुकती है, आपको जरूरत होगी एक पीस कीपिंग फोर्स की। पीस कीपिंग फोर्स अगर अमेरिकन आती है, अमेरिका देगा ही नहीं अपने आदमी। अमेरिका अपने बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं कमिट करता। यूरोपियन, रशिया नहीं मानता, या रशिया कहता है कि यूरोप के वालों के ऊपर हमें विश्वास नहीं है। बचा कौन जो दे सकता है? बचा हिंदुस्तान। तो अगर हिंदुस्तान वहां पे बूट्स ऑन ग्राउंड एज पीस कीपिंग फोर्स या पीस मेकिंग फोर्स बना के रखता है, तो अमेरिका के सामने और कोई विकल्प नहीं होगा कि वो एक, ये कड़वी गोली भले हो, कड़वी दवाई भले हो, इसको निगलेगा और Su-57 हो, या वो जो हम S-400 की मिसाइल्स की बात कर रहे हैं उसके वो हो, वो एक्सेप्ट कर लेगा। और हमें क्या मिल रहा है इसके साथ? आपने बिल्कुल सही आका है, जो आर्कटिक रूट है ये अगले 5 साल के अंदर अंदर काफी हद तक खुल जाएगा। अगर आर्कटिक रूट खुलता है, हमारे लिए यूरोप आर्कटिक से ज्यादा करीब बनता है, करीब करीब 6000 किलोमीटर का करीब बनता है बनिस्बत जो ट्रेडिशनल रूट है हमारा थ्रू स्वेज कैनाल, या और ज्यादा लंबा हो जाता है अगर आप केप ऑफ गुड होप से जाते हैं। और आर्कटिक रूट में चाइना को रशिया ने अलग कर दिया है और 100 आइस ब्रेकर्स का ऑर्डर दिया है इंडिया को, नॉन न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स जो हम बनाएंगे। अगर हम वहां बना रहे हैं रशिया के लिए, हम अपने लिए भी करेंगे। रशिया ने इनवाइट किया है हमारे प्रोस्पेक्टिंग के लिए, मिनरल्स के लिए, कहते हैं आप आइए यहाँ पे खोज करिए। तो नेचुरली इकोनॉमी अगर हमारी बढ़नी है और हमको अगर थर्ड से सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, तो हमें रिसोर्सेज की बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी। और वो रिसोर्सेज हम कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से रशिया से कोऑर्डिनेट, रशिया से उनको इंश्योर करेंगे कि हमें मिलते रहेंगे। इसी रिसोर्सेज के साथ जुड़ी है अगली कड़ी, और वो अगली कड़ी है G20 की। देखिए G20 में क्या हो रहा है? G20 में प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंच गए हैं, और ऐसे टाइम पे पहुंचे हैं जब किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि G20 में कोई, है ना, मोदी पहुंचेंगे। बहुत लास्ट मिनट में G20 में मोदी ने एक्सेप्ट किया कि मैं जा रहा हूं। वहां जाके 4 पॉइंट्स उन्होंने दिए। पहला पॉइंट, ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी, मतलब जो हमारे, हम जानते हैं, हम बाबा आदम के जमाने से हम ये सारी चीजें प्रथाएं हम करते थे, ये हम नहीं चाहते कि कोई और इसको पेटेंट कर ले। फिर हमने कहा G20 को अफ्रीका के साथ स्किल्स मल्टीप्लायर बनाएंगे। अफ्रीका के पास सबसे ज्यादा लोग हैं, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट यहाँ पे है। हिंदुस्तान का ग्रोथ रेट मोर और लेस स्टेबल हो गया है, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन घटेगी। चीन की पॉपुलेशन बहुत बुरी तरह गिर रही है, यूरोप में पॉपुलेशन गिर रही है।
तो कहाँ आदमी होंगे भाई? जहां तक आदमी नहीं होंगे तब तक आगे इकोनॉमी नहीं जा सकती। अफ्रीका, अफ्रीका में रिसोर्सेज हैं, नेचुरल, मैन पावर। तो आपने अफ्रीका को अपने साथ लिया, एक तरह से ग्लोबल स्टेज के ऊपर ग्लोबल साउथ की लीडरशिप आपने पूरी तरह से अपनी कर ली। तीसरा कहते हैं हेल्थ केयर रिस्पॉन्स पे हम ध्यान देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान वैसे भी हेल्थ केयर कैपिटल है, फार्मा कैपिटल है। और हमने कहा है कि काउंटर टेररिज्म, काउंटर ड्रग, काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग, ये चीजों पे हमने किया है। एक तरह से हमने अपना ये बना लिया कि आगे चल के रिसोर्सेज के ऊपर हिंदुस्तान जो है वो दूरदृष्टि से प्लान कर रहा है और ये सब कर रहा है ताकि हम अपने अगले 50 साल सुनिश्चित कर सके कि हम डेवलप करते रहेंगे। आप कैसे देखते हैं जनरल कार्की? जी, ये पॉइंट आपने बिल्कुल वाजिब बताए हैं और ये एक बड़ी हस्ती अगर आप देखें, मोदी जी हैं, जिसको कि अफ्रीका में बहुत इज्जत से देखा जाता है हिंदुस्तान को। और ये जो मास्टर स्ट्रोक इस बात का है कि वहां पे और कोई हेड्स ऑफ स्टेट नहीं गया, मोदी जी ने जाके, ट्रंप भी वहां पे नहीं है, और ग्लोबल साउथ के ऊपर वो प्रिजाइड करके वहां पे अपनी प्रेजेंस दिखाई है। और जो कहते थे आसियान में नहीं गए, ये नहीं गए, वहां जाके हमने एक फिजिकली अगर कोई लीडर जा रहा है जो वर्ल्ड स्टेटर का है, जिसकी इज्जत उस इलाके में है, बहुत फर्क पड़ता है सीमेंटिंग टाइम्स, फ्यूचर के लिए जो अपनी टाइज को ठीक करना है। तो मोदी जी ने वहां जाके हमारे फ्यूचर को सिक्योर किया है अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका से ही अभी फ्यूचर के सारे, आप चाहे मैन पावर हो चाहे रिसोर्सेज हो, वहां की इकोनॉमीज अगर डेवलप होंगी तो वो भी एक ग्रोथ इंजन होगा वर्ल्ड का, और हिंदुस्तान का वहां पे छाप चाइना से कंपटीशन में है। एब्सोल्युटली। देखिए, एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई है इसके साइडलाइन में। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया ने एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें वो हमने कहा है कि हम टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन्स वगैरह को आगे बढ़ाएंगे और हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, कनाडा के साथ हुई है, एक ऐसा देश जिसके साथ हमारे रिश्ते जो हैं वो बहुत ही खराब थे। कुछ ही महीने पहले की बात है। चलते हैं आगे सऊदी अरब के साथ। सऊदी इसके साथ अरेबिया एक और है, एक आईबीएस भी हो रहा है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, तीनों कॉन्टिनेंट्स का ग्लोबल साउथ के जो लीडिंग इकोनॉमीज हैं, आईबीएस की मीटिंग भी हो रही है उसके साइड लाइन्स में, जो कि बहुत बड़ा संदेश दे रही है जो अभी तक का वर्ल्ड ऑर्डर है उसको। एब्सोल्युटली। आपने बीआरआई, आपने ब्रिक्स की बात की थी और सिर्फ बीआर है ना, रशिया इंडिया आरआईसी की बात की थी। अब देखिए बी भी आ गया, एस भी आ गया, और इंडिया एक कॉमन फैक्टर है इन तीनों के बीच में। चलते हैं सऊदी अरेबिया के पास, क्योंकि सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान पहुंचे अमेरिका व्हाइट हाउस में, और व्हाइट हाउस में जाके उन्होंने बहुत सी चीजें की हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें की हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि तेल जो है वो जिंदगी भर नहीं चलेगा, उसकी जिंदगी जो है शायद 20-30 साल और ज्यादा है। तब तक विकल्प आ जाएंगे, तब तक ऑल्टरनेट सोर्सेज एनर्जी के आ जाएंगे। तो सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट में जो बड़े बड़े देश हैं, खाड़ी के देश, ये सब सोच रहे हैं हम अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कैसे करें। सऊदी अरेबिया का सॉवरेन फंड है, जो जिसने कहा कि हम, हमारे पास बहुत पैसा है, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया को जरूरत है ईरान के साथ अपने रिश्ते जो है उनको बैलेंस करने की, सुधारने की उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बैलेंस करना है, क्योंकि ईरान कहता है कि मैं शिया वर्ल्ड का लीडर हूं, ये सुन्नी वर्ल्ड के लीडर है, लेकिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं या कहते हैं कि हैं। न्यूक्लियर एनर्जी सऊदी अरेबिया को चाहिए, और ये उसने करार कर लिया है अमेरिका के साथ कि न्यूक्लियर एनर्जी आएगी। F-35 जो आज तक किसी भी खाड़ी के देश को, किसी भी मुस्लिम देश को नहीं दिए गए हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ टर्की, वो F-35 सऊदी अरेबिया को मिलेंगे। कहते हैं कि 40 मिलेंगे, जबकि इसराइल के पास 38 ही हैं। मतलब एक तरह से आपने एक इसराइल के खिलाफ एक बड़ा सा देश खड़ा कर दिया है जो इसराइल को चुनौती दे सकता है। दूसरी तरफ से आप देखिए, इसराइल क्या चाहता है? इसराइल चाहता है अपना ग्रोथ होता रहे, पीसफुली हो, गाजा सॉर्ट आउट हो जाए। गाजा तब तक सॉर्ट आउट नहीं होगा, क्यों सॉर्ट आउट होना जरूरी है, अगर सऊदी अरेबिया को नियोम वर्ल्ड सिटी सक्सेसफुल बनानी है। उसके लिए उसे चाहिए बेन गुरियन कैनाल, जो गल्फ ऑफ अकाबा से लेके मेडिटेरेनियन जाएगी, पैरेलल टू स्वेज कैनाल। आईमेक की इंपॉर्टेंस यहाँ पे आती है, क्योंकि ट्रांसशिपमेंट में सऊदी अरेबिया को ही फायदा होने वाला है।
तो ये सारी चीजें मध्य रखते हुए ये जो करार हुआ है, एक तरह से मुझे लगता है अब्राहमिक अकॉर्ड्स को और बढ़ावा देगा और बड़ा करेगा। एक तरफ कजाकिस्तान ने कह ही दिया कि मैं अब्राहमिक अकॉर्ड साइन कर रहा हूं, अब सऊदी अरेबिया भी इसी तरह से आगे बढ़ रहा है। आप संक्षिप्त में बताइए, आप जैसे कुछ को कैसा देखते हैं? जी, ये मैं तो इसको एक नेचुरल प्रोग्रेशन बोलूंगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया ही तो पेट्रो डॉलर का खजाना है, वहीं से बादशाह तो है। वो डील हुआ था। तो अमेरिका और सऊदी की तो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। उसके ऑयल पे डॉलर है, डॉलर पे ऑयल है। तो वो तो फलक्रम है अपने वेस्ट एशिया पॉलिसी का, अमेरिका का। और उसकी सिक्योरिटी गारंटी जो पेट्रो डॉलर है उसका, सोवरेन गारंटी, डिफेंस गारंटी सऊदी अरेबिया की, उसने बोला आप हमारे ऊपर छोड़ दो। तो लाजमी था कि F-16 अगर ओल्ड एज हो रहे हैं इलाके में, F-35 और अभी और एडवांस एयरक्राफ्ट उस इलाके में आने लग गए हैं, तो एक F-35 का आना उसके लिए लाजमी था। इसलिए भी क्योंकि उस रीजन में अगर आप हूती का इधर के जो स्ट्राइक्स हैं, और जो सऊदी के ऊपर खुद आराम के ऊपर स्ट्राइक्स पे थे, मॉडर्नाइजेशन सऊदी अरेबिया का बहुत जरूरी था। और अमेरिका ही एक उसका सिक्योरिटी गारंटर है, और बिल्कुल नेचुरल है कि वो उसको लेटेस्ट वेपनरी देगा। उससे अमेरिका को ज्यादा फायदा है कि उसने अपनी दोस्ती और सिक्योर कर ली है। पिछली बार जब वो आया था ट्रम्प सऊदी अरेबिया, उसको बिन सलमान ने काफी अपनी जगह दिखा दी थी और वापस भेज दिया था, जब वो चाहता था कि वो अपने ऑयल के दामों में चेंज लाए। उन्होंने कुछ नहीं किया था। तो लगता है कुछ थॉ हुआ है, गिव एंड टेक हुआ है, और उसको मोहम्मद बिन सलमान को खुश करने के लिए अमेरिका ने ये दिया है। और इससे जो है ईरान एक्सेस, ईरान टर्की एक्सेस, जो पाकिस्तान एक्सेस है, उसका काउंटर जो अमेरिका का वहां पर वेस्ट एशिया में है, ये ठीक है। एक तो इजराइल है ही है, दूसरा सऊदी अरेबिया है, और आईमेक के दोनों भागीदार हैं। जो बेन गुरियन कैनाल आप बोल रहे थे गल्फ ऑफ अकबा से, वही तो जाएगा गाजा होते हुए, तभी तो गाजा को खाली बिल्कुल, करना है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलते हैं जरा और करीब आते हैं हमारे देश के। हमारे देश के करीब है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में चाहे वो अंदर समस्या हो या बाहर समस्या हो, समस्याओं का भंडार खुल गया एक तरीके से। देखिए, अंदर एक बार आपने शेख हसीना का देख ही लिया, हमने एक प्रोग्राम भी किया था इसी के ऊपर कि शेख हसीना को आप है ना डेथ सेंटेंस और वहां पे अवार्ड किया गया है। उससे अंदर ही अंदर बहुत आग लगी है, अवामी लीग में सडनली एक जान फूंकी गई है। दूसरी तरफ आप जमायत देख रहे हैं, जमात वाले भी बिल्कुल लगे हुए हैं ताकि वो अपने है ना प्रभुत्व दिखा सकें और देखें, बताएं कि हम ही हम हैं। वहां पे यूनुस भागने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं ये आगे चल के बांग्लादेश कहां जाएगा। और बाहर से आप देखिए एसआईआर शुरू हो गई है, हजारों की तादाद में बांग्लादेशी वापस जा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि उनको अब वो सपोर्ट नहीं मिल रहा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से जो उन्हें पहले मिलता था। 3 नए गैरिसन खड़े किए हैं। पिछली बार आपको याद होगा अभय कि हमने बात किया था कि वो 3 गैरिसन जो हमने बनाए हैं वो किस तरह से एक है ना पिंसर मूव की तरह काम करेंगे बिल्कुल नॉर्थ ऑफ बांग्लादेश, कि वो जो एक अंगूठे की तरफ उखड़ के आता है बांग्लादेश के अंदर, उसको आप कंट्रोल करेंगे। आपने वो जो गैरिसन आपने बनाया है, जो तितोलिया कॉरिडोर है वहां पे चोपड़ा की तरफ से, तो आप जो अगर तितोलिया कॉरिडोर आपने काट दिया तो 20 किलोमीटर का जो है फासला हमारा चिकन 60 हो स्नैक वो जाएगा। 60-65 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, तो वहां चल रहा है। आप मुझे बताइए बांग्लादेश के जो इवेंट्स हो रहे हैं आपको क्या दिखाई दे रहा है और फ्यूचर क्या? देखिए, इसमें बांग्लादेश के हमको प्लेयर्स देखने हैं कौन कौन है और उनकी क्या रुझान है या झुकाव है। पार्टीशन के सॉरी, जो लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश था, मुजीबुर रहमान, जब शेख मुजीबुर रहमान आए थे, प्रेसिडेंट शेख हसीना के पिताजी, तो उस समय एक मुक्ति वाहिनी थी, एक ये जमायत और रजाकार थे, वो पाकिस्तानी आर्मी थी जो हार के चली गई। उसके बाद आई आपकी बांग्लादेश आर्मी, जिसमें कि ज्यादातर अवामी ये मुक्ति वाहिनी के मुक्ति यूपी योद्धा को पाने वाले मिल गया था। और पुराने जो पाकिस्तान, ये याद रखें कि उस समय बांग्लादेश के भी कई बंगाली वो ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान में सर्व करते थे एज पाकिस्तान एयरफोर्स। वो तो ईस्ट और वेस्ट तो एक ही था। और जब ये लड़ाई भी थी तो काफी लोग वहां से वापस भी
आए थे आगे। हमारे पंजाब और JNK बॉर्डर में, वो बॉर्डर क्रॉस करके इधर आ गए थे सर्विंग पाकिस्तानी बंगाली कि मेरे को बांग्लादेश भेजो, वहां मैंने मुक्ति वाहिनी के साथ लड़ना है। तो ऐसा इनका कंपोजिशन था। लड़ाई खत्म होने के बाद मुजीब को 5 साल के अंदर उन्होंने मार दिया था एक मिलिट्री कू में, क्योंकि मिलिट्री में भी दो किस्म की मिलिट्री में उनका फौज है। एक जो है वो प्रो पाकिस्तान अपने को अभी भी समझती है, इस्लामिक कंटेंट है, और दूसरा था जो अवामी लीग और शेख हसीना की थी, सेक्युलर थे और वो भारत से अच्छे रिश्ते मानते थे। जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है जो जमात से इन्फ्लुएंस्ड है, और जमात का जो है वो ये है, दो तीन चीजें हैं। एक, वो बांग्लादेश को बंगाली आइडेंटिटी से नहीं मानते, वो अपने को इस्लामिक ज्यादा मानते हैं, और अपने और एब्सोल्युटली पाकिस्तान के बीच में। तो बांग्लादेश जो कि बंगाल अपने को इतना स्ट्रांग मानता था, उसके जितने भी आइकन्स थे, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हो, चाहे वहां के मंदिर हो, चाहे उनकी जो ट्रेडिशंस हो, उसको वो खत्म कर रहे हैं, हिस्ट्री वो रिराइट कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो अपनी हिस्ट्री बुक में ये लिख रहे हैं कि वॉर ऑफ लिबरेशन जो थी, या जो लीडर थे लिबरेशन के, वो मुजीबुर रहमान नहीं थे, बल्कि वो अपने वो जियाउर दूसरे जो रहमान। जियाउर रहमान जियाउर थे। रहमान। ज़हीर रहमान का उन्होंने बताया गया। तो इस बैकड्रॉप में ये आते आते जो अभी शेख हसीना ने जो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल लगाया था, वही शेख हसीना के खिलाफ लगा दिया है, जिसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। और अभी आज की तारीख में जो फौज है प्रेजेंट चीफ के अंदर, वो अपॉलिटिकल है, वो नहीं चाहती कि वो किसी की साइड ले, और ना ही वो चाहती कि वो पुलिस का काम करे। बस उसको उसने ये बोला है कि आप जल्दी से नई सरकार आप बनाओ, और यूनिस पे प्रेशर मारा है। यूनिस जो है वो अभी उसको अपनी पावर का नशा भी आ गया है। और दूसरा, अगर आप हिस्टोरिकली देखें पाकिस्तान और चाहे बांग्लादेश, कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपनी टर्म खत्म नहीं करता, या तो जेल में जाता है या उसको मार दिया जाता है। तो या 2 गज यूनुस जमीन के नीचे रहता है। फरवरी का जो इलेक्शन है, वो यूनुस के ऊपर एक तलवार की तरह लगा हुआ है। उसको पता है उसके बाद अगर क्योंकि अभी अवामी लीग पावर में मतलब उसकी पॉपुलैरिटी और उसका इन्फ्लुएंस आपने देख लिया था 2-3 दिन जो बंद हुआ था बांग्लादेश में, जमायत के टक्कर में अवामी लीग का आ जाएगा। BNP भी अभी थोड़ा थोड़ा अवामी की तरफ आ रही है, ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि जमात आ गया तो फिर शरिया हो जाएगा, फिर सब खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ा करेक्ट। कॉम्बिनेशन है। और इस कॉम्बिनेशन में इंडिया का मिलिट्री इंटरवेंशन बिल्कुल रूल्ड आउट है। बांग्लादेश हैज टू सॉर्ट आउट इटसेल्फ। और दिन पर दिन जब फैक्ट्रियां बंद हो रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, बंगाली में दिमाग होता है। तो उसमें जो वो जनता है, जो बीच में ये छात्रों के साथ जो चली गई थी और वो गया था, अब उन लोगों को पता लग रहा है कि भैया ये इंडिया के बिना सर्वाइवल नहीं है। इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस को हम नहीं नकार सकते, ना ही हम इंडिया को धमकी दे सकते हैं। और अगर हम जमात के साथ साथ चलते हैं तो हमारा फ्यूचर नहीं है। तो ये पर जमात और बाकी पार्टी जो ये है रेडिकल, ये भी काफी पावर में है, और इन वायलेंस इनका जो है वो आम आदमी को दबा देता है। तो ये एक जैसा पिछली बार भी कहा था, अगर कुछ होना है और अवामी लीग आना है, दोबारा शायद मुक्ति वाहिनी बने, एक सिविल वॉर हो सकती है। या फिर इलेक्शन में देखें, बिना अवामी लीग के अगर ये इलेक्शन फरवरी का करते हैं तो वो नल एंड वॉइड होगा। इंटरनेशनली भी जो अभी शेख हसीना का एग्जीक्यूशन ऑर्डर किया, उन्होंने डेथ सेंटेंस की है, UN से लेके तमाम वेस्टर्न पावर्स ने उसको माना नहीं है, और ये लेजिटिमेसी इस गवर्नमेंट की जा रही है। नए इलेक्शन होंगे बिना अवामी लीग के, वो भी इलेजिटिमेट होगी। इंटरनल इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, बाहर का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो ऐसे में ये देश बिखर तो नहीं सकता है, लेकिन सिविल वॉर में जाएगा, और उस मंथन के बाद कौन निकलता है वो देखना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल खड़े किए हैं। देखिए, अगर हिस्टोरिकली भी जाए, जो सरावदी कहाँ से आए थे, या मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था पहली बार, वो तो बांग्लादेश में हुआ था, ढाका में हुआ था। बंगाल फाइल्स आपने देखी है, मूवी के बारे में बहुत कुछ निकला है। क्या हुआ उस टाइम पे, ये भी काफी हद तक, चाहे भले ही हिस्ट्री से छिपाया गया हो, लेकिन हिस्ट्री तो फिर भी निकल के आती ही है, वो भी था। और आज जो है, जो कट्टरवादी सोच जो है, वो बांग्लादेश में है, और ये इतनी जल्दी जाएगी नहीं। आपने बिल्कुल सही आंका है कि वही रजाकार, वही जो थे, वो तो कहीं गए नहीं है, वो तो वहीं का वहीं है। और क्या होगा आगे, 3 सवाल आपने बिल्कुल सही पूछे हैं। सबसे पहला, क्या इलेक्शंस होंगे, क्योंकि जो हालात हैं, क्या इनका
जो है ना बहाना बना के यूनिट्स इलेक्शन पोस्टपोन करेंगे। दूसरी बात, अगर इलेक्शंस होते भी हैं, क्या वो फेयर एंड फ्री होंगे, क्या वो एक्सेप्टेबल होंगे, और क्या एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिविल वॉर की तरफ हम देख रहे हैं बांग्लादेश को, ना कि चलते हुए बल्कि भागते हुए, दौड़ते हुए। तो सिविल वॉर तो एक तरीके से शायद हो ही जाएगी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से। और तीसरा सवाल यही है कि क्या यूनिस यहाँ पे बने रहेंगे, या वो भी वही करेंगे जो हम सब लोगों ने किया है, या तो भागेंगे या 2 गज जमीन के नीचे जाएंगे। आते हैं बिल्कुल करीब इंडिया के, और वो है हमारा तेजस। तेजस प्राइड ऑफ इंडिया, तेजस सबसे बेहतरीन, सबसे क्लीन सेफ्टी रिकॉर्ड। मेरे पास एक सेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है जनरल कार्की, इफ यू विल। 12 F-35 के क्रैशेस हुए हैं आज तक, 12। F-22 रैप्टर 7 क्रैशेस, F-16 650 क्रैशेस, MiG-21 1200 क्रैशेस, MiG-23 300 क्रैशेस, राफेल 4, यूरोफाइटर 24, और इस सब के बीच में तेजस 2, कल वाले को, पिछले 2 दिन वाले को इंक्लूड करके 2। और इस 2 के लिए हमारे ही देश में इतना ज्यादा हल्ला मचा रहे हैं जैसे कि पता नहीं कौन सी आफत आ गई हो। और ये भी किसी ने नहीं देखा या इंतजार नहीं किया कि रिजल्ट क्या आया इंक्वायरी का। क्या देखते हैं आप इसमें, कोई साजिश दिखती है आपको? जी, पहली बात तो जो पायलट हमारे शहीद हुए थे, उनको और उनकी फैमिली को हमारी संवेदनाएँ आपके चैनल के माध्यम से। और एब्सोल्युटली, कुछ भी बोलो, एक एयर वॉरियर होता है, पीस हो चाहे वो हो, देश के लिए वो उड़ रहे थे। और अगर ये देखा जाए कि ये कैसे हुआ था, जो टेस्ट पायलट्स हैं, दे आर द बेस्ट पायलट्स। और जो एरो शोज होते हैं, वहाँ पे हर कंट्री अपने बेस्ट पायलट्स और बेस्ट एयरक्राफ्ट को भेजता है टू गिव इट्स डेमोन्स्ट्रेशन। उसकी कितनी कठिन परिस्थितियों में वो कितने कठिन जी वगैरह जो है नियर डेथ एक्सपीरियंस जो है वो मनूवर्स करते हैं, जो कि सेफ्टी एनवेलप से बहुत बाहर होते हैं। मतलब नॉर्मल सेफ्टी में तो हवाई जहाज ऐसे उड़ता है, लेकिन ये जो ऊपर नीचे करते हैं उसमें एयरक्राफ्ट और पायलट दोनों की जो है एक्सट्रीम्स को टेस्ट किया जाता है, जानबूझ के ये दिखाने के लिए कि ये इतना जी ले सकता है, इतना लो फ्लाइंग कर सकता है, एकदम सडनली टेक ऑफ करेगा, स्टीप डाइव मारेगा। तो इसमें जो है प्रिसिशन और कई चीजों का फैक्टर बहुत होता है। थोड़ी सी भी चूक से वो आपको क्रैश हो सकता है, जैसे कि परसों हुआ था। मैं कहूंगा जैसे आप कई बार जाते हैं पुराने मेले में, मौत का कुआं, वो मोटरसाइकिल लेके घूमते रहता है, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से वो घूम रहा है और बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पे तो ये हर हर दिन जो ये डेमो कर रहे हैं, वो मौत के कुएं के बराबर ही कर रहे हैं, और ये कॉम्बैट फ्लाइंग से भी ज्यादा डेंजरस होता है एयरोफ्लाइंग। बिल्कुल और बिल्कुल। हादसे इसमें इसीलिए एयर शोज में रेगुलरली हादसे डेमोन्स्ट्रेशन में होते ही रहते हैं। फॉर्मेशन फ्लाइंग में नहीं होंगे, लेकिन इंडिविजुअल एरोबैटिक्स जो दिखाते हैं उसमें होता है। इसलिए ये हाईली रिस्की जॉब है और इसलिए प्रेस्टिजियस भी है। अब ये कैसे हुआ, ये तो वक्त बताया कि वो नेगेटिव जी कोई बोलता है, कोई कुछ बोलता है। लेकिन जो फ्लाइट रिकॉर्ड आपने बताया है हमारी तेजस का, वो इमैक्युलेट है। और ये दिस इज वन ऑफ दोस चांसेस। हम अभी इस पे ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। और जहां तक देश विदेश में जो लोग उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, उन पे लानत है। जो देशवासी है कि एक एक्सीडेंट हुआ है, उसमें कई सेक्शन कुछ, और पाकिस्तान की एक दो क्लिप्स आई है, जर्नलिस्ट हंस रहे हैं उस समय जिस समय क्रैश हुआ है। ये बहुत ही शर्मनाक चीज है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्रैश हो गया है, एक जान गई है, एक बहादुर वायु सैनिक की, हम उसको सलाम करते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट जनरल कार्की, हम तो बिल्कुल सैल्यूट करते हैं हमारे पायलट्स को, हमारे एयर वॉरियर्स को। और ये वाले इंसिडेंट में देखिए, आपको पता होगा मैं भी एक एक्सफोर्स हूँ, और जो भी मैंने वीडियोस देखे हैं और जो भी मैंने अपने दोस्तों से बात की है, बिल्कुल साफ है कि इसमें कोई खास चीज नहीं दिखाई देती। इट्स अ मियर एक्सीडेंट। पायलट एक ऐसा करतब कर रहा था जमीन के बहुत पास, और इसमें देखिए मिली सेकेंड्स का फासला होता है सक्सेस और फेलियर। और इस बार इत्तेफाक से आप, है ना, नाइफ की धार के ऊपर, छुरी की धार के ऊपर आप चल रहे हैं। आमतौर पे आप जीतते हैं, इस बार छुरी की धार जो है वो जीत गई। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल कार्की आपका। हमने श्रोताओं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आज बात की, फ्रॉम
यूक्रेन, यूक्रेन में अगर पीस होगी तो कैसे होगी, क्या मसौदा होगा और इसमें भारत की भूमिका क्या होगी, क्या हमारे बूट्स ऑन ग्राउंड जाएंगे और क्या हम इस तरह की से ट्रंप को ही हमने ट्रंप कर दिया, मतलब ट्रंप ने सोचा वो ट्रंप का इक्का फेंक रहे हैं, हमने उनका ट्रंप का इक्के को ही बरकरार बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। ट्रंप के साथ हम अपना बैलेंस बना के रखे हुए हैं, G20 पे गए हों, चाहे हम ये देखिए F-35 की डील हुई है मिडिल ईस्ट में, उसमें भी हमारा ही फायदा है IMF के जरिए। बांग्लादेश में अगर हम पीछे खड़े रहते हैं, वो लोग आपस में कटे लड़े, उसके बाद जब जो भी निकल के उभर के आता है उसके साथ हम फिर अपना काम आगे बढ़ाएंगे। और तेजस की हमने बात की कि हमारा प्राइड, हमारा गौरव और हमारा गौरव हमेशा रहेगा। थैंक यू वेरी मच जनरल कार्की, जय हिंद, जय भारत, और अगले हफ्ते तक आप इंतजार करिएगा, हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।